आइए मैं आपको और कुछ सेशंस के अंदर लेके चलता हूँ। शिखर धवन का सेशन तो काफ़ी अच्छा था और बाकी भी काफ़ी इम्प्रेसिव लाइनअप थे और आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। और अमित शाह जी आने वाले हैं, लगता है सबको उन्हीं का इंतज़ार है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। पहली बार कहा है, मैं जब पार्टी का अध्यक्ष बना तब मेरे पहले भाषण में कहा था कि 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें 10 साल लोकतंत्र के अंदर कोई भी पार्टी का विजय वो पार्टी के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो स्वाभाविक से कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन नाविका जी, राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट में बोलने के रूल झूठ और झूठ, झूठ और झूठ, झूठ और झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे फिर भी सीखते नहीं, हम क्या कर सकते हैं? इतनी शंकाओं से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। इनको पैसे नहीं मिले। मैं यूपीए सरकार और एनडीए सरकार में हर राज्य को, सिर्फ विपक्ष में, हर राज्य को कितना पैसा मिला है इसका कल ही एक टेबल आपको भेजूंगा, बताइए जरा। पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा में हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था इसी को लेकर आगे, इसी से दिया। आपके अलायंस पार्टनर्स, क्योंकि अब तो कोalition की तो हम पर छोड़ दो ना थोड़ा बहुत। बुलडोजर जस्टिस पर आपका क्या विचार? मेरे विचार का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास ना बुलडोजर है ना कुछ मंत्रालय होता है। देश परसेप्शन से मीडिया चल सकता है, परसेप्शन से संस्थाएं नहीं चलती, क्योंकि संस्थाओं को लंबा समय एक नागरिक को अच्छा नागरिक बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के विकास के लिए कोई नहीं। ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं भी पहली बार अमित शाह जी को सुन रहा हूँ, आपको बहुत मजा आने वाला। उनकी हाजिर जवाबी, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनकी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स बहुत इम्प्रेसिव है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। टाइम्स नाउ समिट के इस स्टेज पर आप पहले से अपने मन में तय करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं या जायजा लेते हैं? थोड़ा जनता जानना चाहती है कि आप अपना ये गोल कैसे सेट करते हैं। देखिए नाविका जी, मुझे तो लेगेसी में सब मिला है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसके पहले लगभग 30 साल से वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, वो उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर, ये तीनों क्षेत्र एक प्रकार से बहुत गंभीर प्रकार की अशांति में घिरे। ढेर सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, ढेर सारे हथियारी ग्रुप थे। मैं अब तक की बात करूं तो तीनों क्षेत्र में होकर लगभग 16,000 युवा हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं। वो 10 साल पहले 16,000 लोग हथियार लेकर, ऑटोमेटिक वेपन लेकर एक क्षेत्रों में। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का गृहमंत्री कोई भी बनता है तो इसकी पहली ड्यूटी होगी कि एक क्षेत्र को हमेशा के लिए शांत और विकसित क्षेत्र बनाना। और नरेंद्र मोदी सरकार की प्रायोरिटी है, प्रधानमंत्री जी की प्रायोरिटी है, तो ऑटोमेटिकली मेरी भी प्रायोरिटी होगी। इसमें कोई तय कर आना और ऐसा नहीं। जिन लोगों को भारत के भूगोल का परिचय, वो सबको मालूम है कि ये 3 समस्याएं नासूर बनकर भारत के विकास को अवरुद्ध कर रही थी, रोक रही थी।
और इन 3 समस्याओं के कारण ढेर सारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाने की जगह नेगेटिव खर्च होती। इसको जैसे विपक्ष तय नहीं कर पाता कि आपने किया क्या। 3 चुनाव आपने हाल ही में जीते, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली का चुनाव। अब आपने कह दिया कि बिहार, बंगाल सब जगह आने वाले हैं, और आपने तो कल पार्लियामेंट में कह दिया कि 15-20 साल तक किसी का कोई चांस ही नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अभी लोग कहते हैं कि मैंने पहली बार कहा है, मैं जब पार्टी का अध्यक्ष बना तब मेरे पहले भाषण में कहा था कि 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें 10 साल हो गए, मैंने कुछ नया नहीं किया। तो उस वक्त आप लोग शायद इतनी गंभीरता से नहीं सुनते थे, आप पूरा गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन इसलिए शायद विपक्ष कहता है कि सारे इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन सब आता है, तो आपने अपनी जीत पहले से तय कर ली है, चुनाव हारने होंगे, तो इसमें आपत्ति क्या है? लोकतंत्र के अंदर कोई भी पार्टी का विजय वो पार्टी के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो स्वाभाविक से कॉन्फिडेंस होता है कि जनता हमें स्वीकार करेगी। जो परफॉर्म नहीं करते हैं उनका आत्मविश्वास नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल केंद्र सरकार, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, वहां स्थितियों को बदलने में हमने और इसलिए विश्वास है। नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ कहने की, आप इजाजत ही नहीं देते उनको, सरकार बोलने नहीं देते। देखिए नाविका जी, राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट में बोलने के रूल होते हैं। बजट पर चर्चा हुई, उनको 42% टाइम दिया गया, जो उनको तय करना है कि किसको बोलना है। हम कैसे रोक सकते हैं? सब डिपार्टमेंट पर चर्चा हुई, बड़ा 40% टाइम विपक्ष को दिया गया। वो विपक्ष के सम्मानीय नेता है, वो वियतनाम थे, कैसे बोल सकते? जब मैं नाम बोलूंगा कि पार्लियामेंट है, ये पार्टी का दफ्तर नहीं है, आप कुछ रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, और फिर चिल्लाते रहना सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। सिंपैथी इस तरह से प्राप्त नहीं होती। मैं राहुल गांधी जी को इस मंच में पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी को कितने घंटे बोलने के लिए टाइम दिया और आप क्यों नहीं बोले? उनको बोलना चाहिए था अपनी पार्टी के इस समय में, मगर वो बोले नहीं। और जब किसी और का समय होता है खड़े हो जाते हैं, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा प्रिविलेज है यहाँ नहीं होता फैमिली का, वो कांग्रेस पार्टी में होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब खड़े होते हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट समय दे दिया जाए। डिपेंड्स कौन है। नविका जी, पद के साथ साथ आप कितनी संजीदगी से इस पद का कार्यभार वहन कर रहे हो, इसका भी महत्व है। आप कभी भी खड़े हो जाओगे और कहोगे कि मैं लीडर ऑपोजिशन हूं, ऐसे नहीं होता। पार्लियामेंट के रूल्स बने आज के नहीं है, कांग्रेस के जमाने से बने। हमारे आने के बाद एक भी रूल हमने नहीं बनाया, पहले से पार्लियामेंट इसी रूल्स से चलती है। इसकी परंपरा है, देश के निर्णय इस सब मिल मिलाकर पार्लियामेंट चलती है। और मैं एक सीधी सी बात आपको, इनकी पार्टी को टाइम दिया गया है, नहीं दिया गया, और दिया गया तो वो क्यों नहीं? उनको कोई नहीं रोक सकता। मगर जब आप आओगे तब बोलोगे किसका वक्तव्य चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई बिल चल रहा है, कोई क्वेश्चन नंबर है, कुछ नहीं देखना और खड़ा होना। इस प्रकार से पार्लियामेंट नहीं चल सकती। आई एम सॉरी टू से, उन्होंने पार्लियामेंट के रूल्स का पूर्णतया पालन करना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से पालन। विपक्ष कहता है कि देश में अनसेड इमरजेंसी चल रही है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? बोले तब तो आपको मालूम पड़ेगा। अगर इमरजेंसी होती तो ऐसा बोलते ही जेल में जाते, ये धड़ल्ले से बोलते हैं ना। इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट दिखाया अगर इमरजेंसी बोल रहे, इससे ज्यादा आजादी क्या हो सकती है? कि जिसकी इमरजेंसी नहीं है और आप कहोगे इमरजेंसी। वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच
स्पीच को आप ऑनर नहीं करते? देखिए, आपके मंच में यहाँ कर बैठे तो स्वतंत्रता थी या नहीं थी? नहीं, हम तो बॉयकॉटेड लिस्ट। नहीं, आपने कहीं पर भी नहीं किया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली, चलो कौन रोकता है? वो कहते हैं कि सवालों के जवाब नहीं देती आपकी सरकार बुलडोज करती है, आपकी सरकार में मुसलमानों के हक छीने जाते हैं और कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है क्योंकि आप वक्फ बिल लेकर आने वाले हैं। देखिए, वक्फ बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। 2013 में कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंतिम सेशन में कोई लंबी बहस के बगैर वक्फ बिल को पारित कर लिया और वो बिल पारित कर अपनी एडमिसमेंट की पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए, वोट बैंक क्रिएट करने के लिए ढेर सारे ऐसे प्रावधान कर दिए जो हमारे संविधान से ही मिलते हैं। हम वक्फ बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? कभी नहीं। और हुआ नहीं। मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया और कानून क्या बनाया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज होते हैं और एक पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे, ये रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से मिल नहीं आ रहा है। कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मगर वोट बैंक कंसोलिडेट करने के लिए झूठ पर झूठ बोलते जाना। इतने साल से इतने चुनाव हारे फिर भी सीखते नहीं, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी जैसे तो ब्लैक बैंड पहनकर आते हैं पार्लियामेंट में। ये बिल आएगा तो बहुत हंगामा। देखिए, उनका विरोध करने का अधिकार है। कोई कपड़ों से करता है, कोई शब्दों से करता है। शब्द नहीं होता तो कपड़ों से करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? बाकी पार्लियामेंट में तो बोलकर विरोध करना चाहिए, तर्क से विरोध करना है, लॉजिक से विरोध करना चाहिए। तो आपने कहा कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा तो तमिलनाडु में एक मंदिर का लैंड जो है 1500 साल पुराना मंदिर, उसको जो वक्त बताया गया है उस मंदिर का ऐसा है। मैंने जो रिट्रोस्पेक्टिव कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, 370 को भी चैलेंज किया है, सीए को भी किया है, चैलेंज हो ही सकते हैं काम। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर में नहीं है तो कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। तो अगले हफ्ते वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में मूव कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट का टाइम टेबल ऑपरेशन दिल्ली के जंतर मंतर में तमाम पार्टियां वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो मतलब खून भी दे देंगे। मैंने कहा ना, इमरजेंसी नहीं है, हर कोई विरोध कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। इमरजेंसी कहाँ है? आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अपीसमेंट करते हैं। सौगातें मोदी जो ईद पर भेजी जा रही है वो अपीसमेंट नहीं है। इसमें क्या अपीसमेंट? आपने होली भेजी नहीं, बैसाखी भेजेंगे। कई कार्यकर्ताओं ने भेजा है। आपको इंटरेस्ट सौगातें मोदी में, आपको मतलब होली की भेजी थी। हमारा तो 15 अगस्त का भी कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का होता है, जन्माष्टमी का होता है, रामनवमी देखना कैसे मनाते हैं। आजकल सवाल इस पर उठ रहे हैं कि पॉलिटिक्स में
चुनाव आ रहे हैं तो बिहार का चुनाव आ रहा है, वहाँ नीतीश जी असेंबली में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कभी नेशनल एंथम चल रहा है, चल पड़ रहे हैं, तो क्या चुनाव की ये जो गठबंधन है ये दुरुस्त है? गठबंधन दुरुस्त है। हमारे सभी के सभी जिलों में एनडीए के सभी घटक दलों के जिला स्तर के संयुक्त सम्मेलन भी हो चुके हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। हमने बिहार के विकास के लिए मोदी जी की सरकार ने, नीतीश जी की सरकार ने ढेर सारे काम भी किए हैं। मैं बिहार लगातार जाता हूँ, अभी 29 को भी जाने वाला हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि गत समय से भी ज्यादा बहुमत के साथ वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। तमिलनाडु के साथ भी एआईएडीएमके की आपकी जो अलायंस की कवायद है शुरू है, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर, अब तमिलनाडु की भी तैयारी? देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, एआईएडीएमके के मित्र और हमारी पार्टी के लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं, जैसे ही उसी होगा देश के सामने आ जाएगा, परंतु वहां रखिएगा काउंटिंग के भी मुझे फोन करिएगा, वहां एनडीए की सरकार अच्छे बहुमत के साथ। आप इससे कहे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी तमिलनाडु की सरकार ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया है, उस पर एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ है, इसका कोई हल है? जब ये अप्लाई होता है तो तमिल में पढ़ा जाता है। ये पहला एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन स्थानीय भाषा में पढ़ाने की छुट्टी है। तो वो तमिल, मैं तो उनको कहता हूं तुम इधर उधर करे बगैर मेडिकल और इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक का अनुवाद तमिल में करो, वो नहीं करते। और मैं उनको पूछना चाहता हूँ, सीयूईटी की परीक्षाएं पहले 1-2 ही भाषा में ली जाती, अंग्रेजी और हिंदी, अब 13 भाषा में ली जाती है। इंजीनियरिंग की शिक्षा तेलुगु, मराठी, बंगाली और इंजीनियरिंग में तमिल में। मैंने आपका एक एक्सपर्ट पोस्ट देखा और उसमें आपने लिखा था कि सेपरेटिज्म हैज बिकम हिस्ट्री इन कश्मीर। हुर्रियत के संगठन द्वारा ऐसा नाता तोड़ने की गारंटी के बाद चुनाव भी हुए, अब सेपरेटिस्ट बाहर निकल रहे हैं हुर्रियत से। जो इलेक्शंस के बाद सरकार आई है उसके साथ तालमेल कैसा है? अच्छा है, हमारा तो हर सरकार से अच्छा है। कहाँ अच्छा है? हर सरकार से, हमारी ओर से अच्छा ही है। अच्छा, तो शुरू करते हैं बंगाल में ममता बनर्जी से। वो बोलती है, बाकी अन्याय मुझे कागज पर जरा भी दिखाते कि अन्याय कभी नहीं। पर आपने कल ही कहा पार्लियामेंट में कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं, घुसपैठिए आते हैं, वहाँ बंगाल की सरकार आपके साथ मदद नहीं दे रही, तो कॉन्फ्रंटेशन तो चलता है। हमारे साथ नहीं है, वो उनको वोट बैंक नजर आते हैं, इसलिए घुसपैठियों को घुसाकर मतदाता बना रहे हैं। वो इनका इंटरेस्ट है, हमारे साथ कन्फ्रंटेशन नहीं है। पर हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पार्टी ने अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए भारत में घुसपैठियों को आने का। कश्मीर में आपने चुनाव करवा दिए, एक बड़ी, देखिए सिर्फ चुनाव करा दिए ऐसा नहीं है। कश्मीर में 40 साल के बाद पहला चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ है। दूसरा, 40 साल के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें एक भी टीयर गैस नहीं चला है, एक भी गोली नहीं चला है। और बहुत लंबे समय के बाद ऐसा चुनाव हुआ है जहां 60% लोगों ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा परिवर्तन, और हम नहीं जीते हैं, जो जीते वही सरकार चला रहे। स्टेटहुड का सवाल है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स को एक प्रकार से एसेस कर निर्णय लेना होता है। मगर नागरिका जी, मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है, प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है, हम स्टेटहुड जरूर सुनिश्चित करेंगे। इसका टाइम टेबल इस तरह के शो में आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए हम नहीं कर सकते। अंदर से जीत का परिणाम निकालना है, इसका मैं फॉर्मूला बताता हूँ। विपक्ष की सुनने बड़ा सरल है। सुबह 6 बजे से रात को 1 बजे तक अपने लिए जीने की जगह देश के लिए जीना सीखो। अपने आप
तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। मगर सुबह 6 बजे से लेकर जब तक आपकी नींद न लगे अपने लिए ही जियोगे तो वीएम हरा देता है। तो आप कह रहे हैं कि विपक्ष के सारे नेता ऐसे ही करते हैं? मैंने किसी के लिए पूछ नहीं, मैंने तो फॉर्मूला बताया। आपके खिलाफ ये जो प्रिविलेज मोशन हुआ वो राज्यसभा चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया। एक मिनट, ये आपका सवाल ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जैसा है। प्रिविलेज के बीच की मोशन कोई भी ला सकता है। आप एक बार वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा जब मैंने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम पार्टी और सरकार को अलग रखते हैं। तो उन्होंने कहा आप सत्यापित करें, तो मैंने कहा मैं सत्यापित करूंगा। अब शाम को 8 बजे बड़ा 7-8 बजे बात हुआ। दूसरे दिन 10 बजे मैं सत्यापित करता हूं या नहीं करता हूं वो देखिए, मगर वो प्रिविलेज का मोशन लेकर आया। साइमल्टेनियसली मैंने भी 11 बजे मेरे पास जो डॉक्यूमेंट था जो बताता था कि 1948 से 86 तक प्रधानमंत्री राहत कोष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पदेन मेंबर हुए, वो डॉक्यूमेंट बता दिया पार्लियामेंट के फ्लोर पर रखा। इसके कारण उनकी प्रिविलेज मोशन रिजेक्ट हो गई, कर दी गई है, मेरिट्स में रिजेक्ट हुई और इन्होंने आपत्ति भी नहीं दी, सिर्फ आप आपत्ति ले ली। तो आप डिटेल नहीं बताना चाहते कि प्रधानमंत्री के जो रिलीफ फंड में लेखा जोखा हमारा कामकाज ट्रांसपेरेंट है, उसका ऑडिट भी होता है और पूरी दुनिया के सामने ऑडिट उजागर होता है। एक सोसाइटी है, सोसाइटी के एक्ट के हिसाब से हम बैलेंस शीट भी सबमिट करते हैं। राहुल गांधी ने बहुत सवाल उठाए थे जो इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के मामले थे। पहले उसमें चीफ जस्टिस होते थे, अब नहीं होते। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि चीफ जस्टिस को हटाने का आपका रीजन क्या है? देखिए नारिका जी, कम से कम आपके तो रिक्वेस्ट है कि ऑपोजिशन जो बोलता है इसको फेस वैल्यू करना, इस गंभीर प्रकार के लोग नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस के जमाने से कोई कमेटी नहीं थी प्रधानमंत्री के सिग्नेचर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई कमेटी भी नहीं। फिर कोई कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसके लिए कानून लाना चाहिए और जब तक कानून नहीं होता है तब तक प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कमेटी है। ठीक है, हम कानून लेकर आए और कानून के तहत हमने कमेटी बनाई कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑपोजिशन और कोई एक मंत्री जो प्रधानमंत्री अथॉरिटी में है, मीटिंग करें या ना करें आप ही की चॉइस बनेगी। फिर तो कल आप कहोगे कि कैबिनेट सचिव भी एक ही पार्टी का आदमी तय करता है, गृह सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी भी एक ही पार्टी, वित्त सचिव भी एक ही मिनिस्टर तय करता है, प्रधानमंत्री तय करता है। ऐसे कैसे होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्ट, इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होने के तो पहले लॉयर होता है, अनेक लोगों के केस लगा हुआ होता है, ऐसा नहीं है। मगर जब वो शपथ लेता है संविधान की, तो संविधान की शपथ लेने के साथ ही उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, न्यूट्रलिटी के साथ काम करने के लिए अनेक अधिकार दिए हैं। इतनी शंकाओं से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। लेकिन तो आप आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे कि इसने कभी भाजपा को वोट दिया था, ऐसे नहीं हो सकता। जब कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी एक पद पर बैठता है, पद के अपने दायित्व को समझता है, इसकी शपथ लेता है, तो अपने आप न्यूट्रलिटी आता है। देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टी एक एंडलेस है। बाद में कहोगे किसी ने तय किया, तो क्या इस भाजपा के समय में वो मध्य प्रदेश में सेक्रेटरी था तो अब भाजपा का काम करेगा, इसके समय में इसके मंत्री के नीचे काम करते थे उसका काम करेगा, कोई भी सिलेक्ट करेगा। आप भी करोगी तो भी यही आरोप करेंगे। व्यवस्था पर, कानून पर और व्यक्ति की निष्ठा पर ही भरोसा करना पड़ेगा। अंतर तो व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है।
आउट हाउस में जलते हुए गांधी जी मिलते हैं। अब इस व्यवस्था पर आप चाह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता विश्वास करे, इसका क्या हल है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी ने इसको संज्ञान में लिया, एक कमेटी बनाई है, वो जांच कर रही है। जो कमेटी का जो फैसला है इसकी राह देखनी चाहिए। लेकिन सारे पैसे जल गए, दिल्ली पुलिस ने आपको तो रिपोर्ट दी हो। चलिए नाविका जी, आपका पर्पस क्या है मुझे मालूम नहीं, मगर इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। कमेटी के रिपोर्ट की ही राह। तो सवाल पूछती हूँ आपसे, जो सवाल कई बार उठता है कि आपकी जब से सरकार आई है तब से ना विपक्ष को बोलने दिया जाता है, ना विपक्षी स्टेट्स को फाइनेंशियल जो फेडरलिज्म के तौर पर उन्हें पैसे मिलने चाहिए वो मिलते हैं, एक कॉन्फ्रंटेशन का माहौल। देखिए, ये बिल्कुल सरासर झूठ है कि उनको पैसे नहीं मिले हैं। मैं यूपीए सरकार और एनडीए सरकार में हर राज्य को, सिर्फ विपक्ष में, हर राज्य को कितना पैसा मिला है इसका कल ही एक टेबल आपको दे दूंगा। बताइए आपकी चैनल झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, और आप भी रिसर्च करोगी तो मालूम पड़ जाएगा। कारण थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। अच्छा किया आपने पूछ लिया सवाल। सरकार मतलब गवर्नमेंट और सहकार मतलब कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव चलाएंगे, वो तो कोई भी चला सकता है नाविका जी, आप भी चला सकती हो टैक्स। बिल्कुल, अब यही करना बाकी रह गया। अमित शाह जी, आपने वक्त लेकर बात करी, यूसीसी के बाद आ जाएगा, एक के बाद एक, क्या वक्त के पीछे पीछे यूसीसी? पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और इस देश की संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का हमने जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होगा। हमने कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया। और हमने कहा था यूसी को लेकर आएंगे, यूसी को दिया। आपके अलायंस पार्टनर्स, क्योंकि अब तो कोalition की तो हम पर छोड़ दो ना थोड़ा बहुत तो। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का सवाल है कि दीनदयाल जी से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अडवाणी तक जितने भी बातें थे वो नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर एक और मुद्दा है जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त टेंशन दे रहा है, वो है डीलिमिटेशन का मुद्दा। साउथ की डीएमके ने उठाया है, तमाम साउथ के राज्य कह रहे हैं कि उन्होंने पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया तो इसकी उनको सजा मिलेगी, क्योंकि जब डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी और आप 543 सीट से पार्लियामेंट लोकसभा को 750 सीट्स करेंगे तो उनका हक मारा जाएगा। देखिए नाविका जी, 2026 में तमिलनाडु में चुनाव। अब मुझे बताइए कि अगले 5 साल इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? और अभी क्या हुआ है तो उठाएंगे? सिर्फ चुनाव है इसलिए उठा। आज 2026 में डिलिमिटेशन का मामला उठाने का तर्क क्या है? क्या सरकार ने डिलिमिटेशन एक्ट लेकर आई थी? नहीं आया। क्या सरकार ने घोषणा करी है कि इस पद्धति से हम डिलिमिटेशन करेंगे? नहीं करेंगे। तो 5 साल आप चुप कर भ्रष्टाचार कर घर भरते रहे, जब हारने की कगार पर आ गए तब डिलिमिटेशन, लैंग्वेज, ये सारे इश्यू उठाया। तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये नीति है, मोदी जी की नीति है। डिलिमिटेशन जब भी होगा किसी को 0.001% भी अन्याय नहीं होगा। डिमांड करते हैं, आपका इस पे क्या डिसीजन? देखिए, राहुल गांधी जी का तो ऐसा है कि
किसी ने कुछ लीक कर दे दिया इससे चुनाव जीत जाएंगे तो वो बोलते रहते हैं। कास्ट सेंसस का अब तक का इतिहास है, जाति जनगणना 1947 से देश आजाद हुआ तब से 2013 तक जितनी कांग्रेस की सरकार रही इन्होंने इनके खिलाफ रिजोल्यूशन किया, कांग्रेस ने ही विरोध किया। दूसरी बात, 2013 में एक सामाजिक सर्वेक्षण कराया गया, उसमें जाति की गणना की, इसको 10 का 10 छोड़ दिया, 11 में अभी उसको 10 का 10 छोड़ दिया, रिजल्ट में नहीं, क्योंकि 48 लाख जाति आ गई। अब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कर सकते हैं, उपजाति क्या होती है, सारी चीजों पर भी काम कर रहे हैं। जैसे ही तय हो जाएगा हम सार्वजनिक मेरिट का आइडिया सही नहीं है, रिजर्वेशन जब कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी लगती है, वरना ऐसे ऐसे अध्यक्ष मेरिट तो आप समझते हैं मेरिट क्योंकि मैं नहीं समझता, राहुल जी समझते, लेकिन 4% मुस्लिम रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट है। जिनका अधिकार माना जाता है वो, इससे SC, ST, OBC, जब मुस्लिम आरक्षण आप शिक्षा में लेकर आते हो, नौकरियों में लेकर आते हो, तो ST, SC, OBC सबका अधिकार बढ़ता है। और जब 4% आरक्षण कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आता है तो पूरे राज्य का अधिकार का हानि होता है, क्योंकि फिर बड़े कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है कि कॉन्ट्रैक्टरों में 4% मुसलमानों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी और कीमत के आधार पर देना चाहिए या धर्म के आधार पर देना, ये देश की जनता को कहता है। और हमारा संविधान किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के आरक्षण को सहमति नहीं देता। ये जब भी देश की अदालतों में आएगा अपने आप स्ट्रक डाउन हो जाएगा, उनको भी मालूम है स्ट्रक डाउन हो जाएगा, मगर एक लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए लॉलीपॉप का जमाना है। तो मैं ये पूछूंगी कि एक पिटीशन डाली गई है और पिटीशन में राहुल, मगर पिटीशन यहाँ नहीं है ना, कोर्ट में है, तो वहां बता देंगे ना, आप क्यों चिंता करते हैं? नहीं तो आपने तहकीकात तो की होगी। देखिए, मैं इस तरह से नहीं बता सकता, किसी भी नागरिक की सिटीजनशिप के साथ ये एक बड़ा गंभीर मामला होता है, सबके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। चूंकि वो विपक्ष में है, मैं इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करता, और जब हमें नोटिस निकालेगा उचित तौर पर उसका कंटिन्यू करेंगे। बुलडोजर जस्टिस पर आपका क्या विचार? मेरे विचार का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास ना बुलडोजर है ना कुछ है, वो मंत्रालय देखता हूँ, देश की सीमाओं की सुरक्षा करता हूँ, जिनका काम है वो देखेगा। जनता पार्टी हमारे जिला स्तर के चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो एक ही कार्य है। हमारे यहाँ बूथों के लाखों बूथों के चुनाव हो गए, तहसील मतलब तहसील भारतीय जनता पार्टी, मंडल के चुनाव हो गए, जिलों के हो गए, स्टेट के भी कमों में सब ये 5-4 काउंटिंग में जाएंगे, सब हो जाएगा। तो हमारे चुनाव समाप्ति में अध्यक्ष का भी हो जाएगा। 100 साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन रहा? क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत सवाल जवाब इस मुद्दे पर उठते हैं, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर में भी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कैसे देखते? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कंट्रीब्यूशन को नापने का ना कोई सिस्टम बना है, ना स्केल के योगदान को नापने की कोई पद्धति है। एक नागरिक को अच्छा नागरिक बनाना, राष्ट्रभक्त बनाना, इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के विकास के लिए कोई नहीं। और 100 साल करोड़ों लोग ऐसे तैयार किए जो जहां गए, सरकार की नौकरी में गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, राजनीति में गए, मजदूर क्षेत्र में गए, धार्मिक क्षेत्र में गए, जहां गए एक देशभक्त नागरिक के रूप में उन्होंने काम किया है। और संघ का ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके नाम की कोई फुटपट्टी ही नहीं। मैं तो खुद संसद बना, मुझे मालूम है सोच को किस तरह से स्ट्रक्चर। तो संघ का कितना
हस्तक्षेप रहता है पार्टी के अध्यक्ष बनाने? जरा भी हस्तक्षेप नहीं रहता है। हमारे सरकार वाले ने क्लियर भी कर दिया है कि हर संगठन अपने तरीके से चलता है। परसेप्शन तो ऐसे नहीं। परसेप्शन से मीडिया चल सकता है, परसेप्शन से संस्थाएं नहीं चलती, उनकी संस्थाओं को लंबा समय। सबसे बड़ा सवाल एक जो बार बार पॉलिटिकली उठकर आता है वो है मणिपुर का सवाल। नॉर्थ ईस्ट बहुत तरीके लोग मारे। अब मणिपुर में कम हो गई 7 माह से शांति है, सारे बाजार खुल गए हैं, दुकानें चालू हो गई हैं। जो महंगाई थी वो भी अब जमीन को देश के बाकी हिस्सों की तरह हो गई है। रेलवे भी मणिपुर पहुंच रही है और दोनों समुदाय के बीच में भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक बैठक कर चुका है और बैठकें भी नजदीक के समय में ही चिन्हित की गई है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर चल जाएगी। इसमें बहुत चिंता करने की अब देश को जरूरत नहीं। आपको आपके अपने लिए अनफिनिश्ड एजेंडा और क्या बाकी है जो आपकी प्राथमिकता रहेगी? मेरा कोई एजेंडा है ही नहीं। पार्टी का जो एजेंडा है, मेरी आइडियोलॉजी का एजेंडा है, वो ही मेरा एजेंडा है। मेरे जीवन में पार्टी के अलावा कुछ नहीं लगता तो है। व्यक्तिगत एजेंडा मेरा कोई कभी नहीं होता। नहीं तो एक गृह मंत्री होते हुए, एक सहकारिता मंत्री होते हुए हर इंसान देखिए, तो मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों के लिए एक एजेंडा तय किया है। 2047 तक पूर्ण विकसित भारत की रचना करना और ऐसा भारत बनाना जो पूरे संसार में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम हो और पूरे संसार को अपनी संस्कृति, इतिहास और ज्ञान से भरपूर। वो एजेंडा सबका एजेंडा है, मेरा आपका भी होना है। बिल्कुल हमारा यही एजेंडा है। तो वही Keeping भारत ahead। पूरे भारत का एक एजेंडा मोदी जी ने आजादी के 75 साल में बनाया है। 2047 में महान भारत की रचना करने का हम सब वही एजेंडा के तहत काम करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और टाइम्स नाउ समिट पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी, आप